जेई क्लासेस के तहत जीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें हम लोग अप्रॉक्स 20 to 25 एंड 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यह स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिए हैं। एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, स्पेशली बीपीएससी टीचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड हो गया, ये केवीपीवाई हो गया, ये सब बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके साइंस के क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते करते बहुत सारे कंसेप्ट भी बताएंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अभी हम लोग देखते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ गए, अभी हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। विच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, कौन सा एनर्जी का यूनिट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है वाट सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है आपका किलोवाट आवर, थर्ड ऑप्शन आपका है वाट और फोर्थ ऑप्शन आपका है जूल। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, को बताएंगे, कमेंट करके आप बता सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी होता है जूल, ठीक है। तो जूल तो होता है, लेकिन आपसे पूछा गया है इसमें कि कौन सा नहीं होगा, कौन सा आपका नहीं होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा यूनिट के तहत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए जूल तो होगा, है ना। अब देखिए वाट सेकेंड होगा या नहीं होगा, किलो वाट आवर होगा या नहीं होगा। तो आप एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर का यूनिट होता है वाट, ठीक है, और वर्क डन का यूनिट होता है जूल, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो सेकेंड भी हो सकता है या आवर भी हो सकता है, यहाँ पे वाट भी हो सकता है या किलो वाट भी हो सकता है, किलो वाट या वाट, यहाँ पे सेकेंड या आवर, ठीक है। तो हम वर्क का जो यूनिट लिखेंगे या एनर्जी का जो यूनिट लिखेंगे वो वाट आवर, वाट सेकेंड भी हो सकता है, वाट सेकेंड भी हो सकता है, या किलो वाट आवर भी हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन होगा 1, 2 भी होगा, 3, 4 भी होगा। लेकिन ये वाट जो है वो पावर का यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट नहीं होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, करेक्ट ऑप्शन वो आपका होगा ए, सॉरी वाट। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, वाट, है ना। तो चलिए हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अभी कि कौन सा सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर लेते हैं, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। किलो वाट आवर फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लिए होंगे आई थिंक। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को मैं डिलीट किए देता हूँ। अब देखिए हम देते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। 1 किलो वाट आवर, so 1 kilowatt hour can be written as 1 kilowatt into 1 hour. So 1 kilowatt is equals to 1000 watt into 1 hour is equals to how much second? 3600 second. So it will be equals to 36,000,000. How many zeros? So 5 zeros. So this can be written as 3.6 into 10 to the power 6 joule.
या किलो जूल में जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ किलो जूल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका होगा। 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में क्या हुआ था, वाट आपका हुआ था, क्योंकि आपसे पूछा गया था नॉट ए यूनिट ऑफ मेजर। तो 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A stone of mass 1 kg is raised through a height of 1 meter। ठीक है, एक स्टोन है जिसको कि 1 मीटर की ऊंचाई तक हम लोग क्या किए हैं, राइज कर दिए। ए स्टोन ऑफ मास 1 kg इज राइज थ्रू 1 मीटर, मतलब एक स्टोन है यहाँ पे, इस स्टोन को आप 1 मीटर की ऊंचाई तक ले गए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सब जानते हैं एज वी गो एबव द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा। ठीक है, और कितना का इंक्रीज होगा ये देखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो m आपका 1 kg है, g आपका होता है 9.8 और h आपको दिया हुआ है 1 मीटर। तो 9.8 जूल जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा। सो आपका करेक्ट आंसर जो है गेन किस में है, देखिए पहला में तो आपका लॉस है, दूसरा में गेन है लेकिन 1 जूल का है, तीसरा में नहीं होगा क्योंकि लॉस है, चौथा जो है गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो कि 9.8 है, ये 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने 3 क्वेश्चन को देखते गए, बहुत सारा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा इसमें, आप देख सकते हैं। आप जहाँ तक अभी देख पा रहे होंगे कि बहुत सारा कंसेप्ट हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कर रहा है, साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क सजेस्ट दैट ए वर्क इज सेड टू बी डन if a force act on it and produce displacement। ठीक है, the object must be displaced। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका, देखिए सेकेंड ऑप्शन में कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन क्या करा है, फोर्स। देखिए साइंटिफिक वर्क सजेस्ट टू बी, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज एक्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑन इट। तो फोर्स होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड ये भी होना चाहिए, एनर्जी मस्ट बी कंज्यूम ये भी होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन 4 नंबर जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑन इट। तो अगर फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पे आपने फोर्स लगाया और इसमें समवॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, सपोज करते हैं x डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क डन जो होगा वो F.S होगा। तो फोर्स भी होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, एनर्जी भी कंज्यूम होना चाहिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 4 नंबर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A body of mass 1 kg has kinetic energy 1 joule when its speed is, स्पीड कितना होगा, स्पीड कितना होगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो 1 जूल का एनर्जी है। ठीक है, कितना एनर्जी है, 1 जूल का एनर्जी, और मास आपका दिया हुआ है 1 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है वी स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, यानी वी निकालना है।
तो भी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो भी इज इक्वल्स टू √2 मीटर पर सेकेंड। तो √2 का वैल्यू कितना जानते हो आप लोग, 1.414, ठीक है। तो 1.414 इज द करेक्ट ऑप्शन, सो दिस बिकम्स आंसर नंबर 3। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पहुंचे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पुनः से आप देखेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कौन सा करेक्ट चॉइस आपका होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी विल बिकम 8 टाइम्स इफ, काइनेटिक एनर्जी को 8 टाइम्स करना है तो क्या होना चाहिए, मास इज मेड 4 टाइम्स, क्या मास को, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो मास को अगर मैं 4 टाइम्स करता हूँ तो ये देखो हाफ इंटू, अगर मास 4 टाइम कर दिए तो यहाँ पे 2 2 जा 4 यानी 2mv² होगा। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, 4 इंटू ½ mv², यानी 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। अगर मास को आप 4 टाइम्स करते हैं तो 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, यानी ये आपका करेक्ट चॉइस नहीं है। इफ द वेलोसिटी इज मेज 4 टाइम्स, वेलोसिटी को 4 टाइम्स करेंगे तो 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का होल स्क्वायर, तो ये 16 टाइम्स हो जाएगा, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। अब देखिए बोथ मास एंड वेलोसिटी इज डबल, मास को भी डबल कर देते हैं, वेलोसिटी को भी डबल कर देते हैं। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी, न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हाफ इंटू 2m इंटू 2v का होल स्क्वायर, तो हाफ तो रहेगा, यहाँ पे 2m आ जाएगा, यहाँ पे 4v² आ जाएगा, तो 4 2 जा 8 इंटू ½ mv² आएगा, यानी क्या हो जाएगा 8 इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो आपका है वो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम ए हाइट, तो हाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप गिराते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो अगर किसी हाइट से आप किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो क्या क्या होता है, तो देखिए जैसे जैसे आप हाइट को गिराएंगे, हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे, ठीक है, जैसे कोई हाइट h पे कोई ऑब्जेक्ट है तो हाइट कमेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या होगा, फॉलिंग अंडर ग्रेविटी ओनली पोटेंशियल एनर्जी गोज इंक्रीजिंग, नो, काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, नो, both kinetic energy as well as potential energy go on increasing, no, kinetic energy goes increasing while potential energy goes on decreasing, so fourth option is the correct option, because देखो यहाँ पे जैसे ही आप चलोगे तभी तो u 0 है, तो u बढ़ते जाएगा, आपका स्पीड बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा आपका काइनेटिक एनर्जी, चूंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², तो v आपका बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, और हाइट चूंकि जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के, तो हाइट डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बच्चों देखिए हम लोग अभी क्या कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 7 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए,
तो सारे लोग ध्यान से देखें तो साइंस का क्वेश्चन कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान लगे, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, distance through which object is moved, mass of the object getting displaced, product of force and mass. No. So वर्क डन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। डॉट डिस्प्लेसमेंट का हम लोग बता दे रहे हैं थोड़ा सा, एफ एस कॉस थीटा होता है, चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है। ए डॉट बी जो है हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं, चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होगा, तो आंसर नंबर आपका 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, चलिए अब बाकी तो होगा नहीं, हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं, द काइनेटिक एनर्जी बाई ए बॉडी ऑफ मास m after traveling a fixed distance from rest under the action of a constant force। फोर्स लग रहा, ठीक है, और कांस्टेंट फोर्स लग रहा, ठीक है, एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। तो इस काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, क्या इंडिपेंडेंट ऑफ एम होगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होगा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम होगा। तो हम लोग देखते हैं कि चूंकि एक कांस्टेंट फोर्स है तो वेलोसिटी बिकम्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हेन मास m आफ्टर ट्रेवलिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगा, मास m, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इज इट क्लियर? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। 11 क्या कहता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम्स ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी जो हो गया डबल हो गया। द न्यू मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी, ठीक है, न्यू मोमेंटम क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले हम लोग देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देते हैं तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, सो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, तो यही रहेगा। या काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मोमेंटम के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम एक और, जैसे मान लो इसमें m से मल्टीप्लाई कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी को, जैसे हाफ है और ऊपर में एक और m दे देते हैं, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिए तो पोटेंशियल मोमेंटम में क्या होगा, मोमेंटम में क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पे 2ke हो गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो हो गया यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर हो गया। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। तो व्हेन काइनेटिक एनर्जी डबल तो P बिकम्स रूट 2 टाइम्स, P बिकम्स रूट 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 2। यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है, जूल होता है, कैलोरी होता है। यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है, जूल होता है और कैलोरी होता है। न्यूटन मीटर होता है क्या,
फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर नहीं होता, ठीक है, जूल और न्यूटन मीटर होता है, सॉरी, जूल और न्यूटन मीटर, कैलोरी नहीं होता। कैलोरी तो किसका यूनिट होता है, कैलोरी जो होता है वो हीट का यूनिट होता है, ठीक है, तो जूल और न्यूटन मीटर, तो आंसर हो जाएगा आपका 4। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी मूविंग विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इज 30 जूल, ठीक है, किसी का काइनेटिक एनर्जी क्या क्या दिया हुआ पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 13 में आपको भी दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड और काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है 30 जूल, ठीक है, इफ द स्पीड बिकम्स 30 मीटर पर सेकेंड द काइनेटिक एनर्जी विल बी, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों गिवन इंफॉर्मेशन से हम निकाल लेंगे m का वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², अभी हमने पढ़ा, ठीक है, तो 30 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू v², तो यहाँ से m निकल जाएगा क्योंकि 10 दिया हुआ है, तो m इज इक्वल्स टू 60 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100, 60 डिवाइडेड बाई 100, तो 23 या 60, 25, 3/5, 3/5। अब देखिए हमारा न्यू काइनेटिक एनर्जी जब भी कितना दिया हुआ है आपका, भी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हाफ इंटू 3/5 इंटू और भी आपका 30, तो 30 इंटू 30, तो कितना आ गया, तो 5 2 जा 10, एक जीरो उड़ गया, आपका 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 270, कितना आ गया बच्चों, ये आपका ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपका रहता है, आप बनाओगे इसको सॉल्व कर पाओगे, बहुत ही इजी फार्मूला सिर्फ हमने यूज किया, क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने यूज किया। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर पाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14, when you compress a coil, a spring, you do work on it, the elastic potential energy becomes increases. The elastic potential energy becomes increases. Elastic potential energy increases because the force is also applied in the direction of displacement, so it will be increased. Because elastic potential energy, formula of elastic potential energy half kx square, half kx square, ठीक है। No work is done when a nail is plugged into the wooden board, no. A work is pushed along a horizontal floor, no, इसमें भी होगा। There is no component of force parallel to the direction of motion, no. There is no component of force normal to the direction of force, ठीक है। नो वर्क इज डन, वर्क डन किसमें नहीं होगा, तो वर्क डन देखो गौर से यहाँ पे देखेंगे तो आपको नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इसमें जो है कोई भी वर्क नहीं होगा, इसमें कोई भी वर्क, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 16, वर्क डन बाय ए फोर्स कैन बी ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नन ऑफ दीज। अब देखिए यहाँ क्या होता, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने बताया था वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट S,
तो अभी हमने बताया था इट इज द डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा, ये थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। अब थीटा अगर एक्यूट होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, थीटा अगर 0 से 90 के बीच में होगा यानी एक्यूट, थीटा एक्यूट, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज होगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और थीटा अगर 90 डिग्री हो, थीटा राइट एंगल हो, ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सो आंसर इज वर्क डन बाय फोर्स इज नन ऑफ दीज, इसमें होगा, इसमें कौन सा होगा, नन ऑफ दीज। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन क्या होगा इसमें, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सॉरी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा। यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, हमको एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। इसमें देखो क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा, जैसा कि हमने बताया। सो इट इज ऑप्शन नंबर, क्लियर। चलिए अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी in moving a block at distance s up the slope के along हमको जाना है। तो mg इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हाइट तक आप जा रहे हैं ये देखना है। तो कितना हाइट तक आप जा रहे हैं, h हाइट तक। तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, तो चूंकि एच हाइट तक गए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो यही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है यही तो वर्क डन होता है ना। तो जैसा कि हमने बताया था mgh, ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, mgh। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Potential energy of your body is minimum when you are standing, you are sitting on chair, you are sitting on ground, you lie down on the ground। अब देखिए बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखने में तो लग रहा है कि बहुत ईजी है, सब कहेगा कि हम बना ही देंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है। जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, जैसे सपोज करो ये आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो कुछ हाइट पे है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, जब आप सिटिंग पोजीशन में होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ और होगा। ठीक है, जब आप सिटिंग ऑन द ग्राउंड हो गए, सिटिंग ऑन चेयर पे बैठे हो तब भी आपका कुछ है। सबसे कम हाइट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कहाँ पे है, तो जब लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, मतलब जब आप लेटे हुए हैं, जब आप जमीन पे लेटे हुए हैं, जब आप जमीन पे लेटे हुए हो तब आपका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब सबसे कम हाइट पे है, तो उसी समय क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 4 नंबर। तो हड़बड़ाने का नहीं, आराम से एग्जाम में क्लियर करने का है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 1 मीटर, इट्स काइनेटिक एनर्जी एज इट टचेज द ग्राउंड। तो अभी मैंने बताया था गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी बताए थे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, और mgh का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है 9.8 इंटू 1 मीटर, यानी क्या हो जाएगा 19.6 जूल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है।
और उतना ही काइनेटिक एनर्जी का गेन भी होगा। तो यहाँ पे पूछ भी वही रहा है ना। तो जब टच करेगा ग्राउंड को तो काइनेटिक एनर्जी का जो गेन होगा वो 19.6 जूल होगा। क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन इंडिकेट दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑन द सेम डायरेक्शन। नहीं, क्योंकि एक्यूट एंगल है 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पे तो नहीं होगा। मूव मोर देन वन फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, नो, ये भी नहीं होगा। तो नेगेटिव तो तभी होता है more than one force acting on the body. Negative value of work done indicate that. अच्छा, नेगेटिव वैल्यू इसमें हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। बिकॉज अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फोर्स लगाए F1 है, यहाँ पे फोर्स लगाए इधर फोर्स लगाए F2। अगर F1 ग्रेटर देन F2 है और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव हो सकता है। तो क्या क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री। जैसे इधर आपका डिस्प्लेसमेंट है, इधर आपका फोर्स लग रहा है, तो उस केस में आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा। तो उस समय 180 तो कॉस 180 होता है नेगेटिव, कॉस 180 डिग्री लेस देन 0 तो नेगेटिव। तो ये सेकेंड ऑप्शन भी होगा, थर्ड ऑप्शन भी होगा। यानी कहने का मतलब बोथ करेक्ट किस में होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्क डन इज 0 व्हेन। अब देखते हैं ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बॉडी आर इन सेम डायरेक्शन। नहीं, सेम डायरेक्शन में होगा तो cos 0 का वैल्यू 0 नहीं होता है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बॉडी आर अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव वर्क डन हो जाता है। अभी देखा था हमने, क्योंकि cos 180 और cos 180 का वैल्यू -1 होगा। cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, तो अपोजिट हो जाएगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बॉडी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, नहीं, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर होगा तो cos 90 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 जो होगा ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 3 जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। क्योंकि वर्क डन का वैल्यू जो होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने बताया था कि थीटा पे डिपेंड करता है, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा होता है। तो थीटा जब 90 होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या। द एनर्जी ऑफ 4900 जूल was expended in lift a 50 kg mass. The mass was raised to the height of। तो अब देखिए, जो भी एनर्जी हो रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है, वो किस में होगा, वो तो जरूर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। और मास आपको दिया हुआ है, जी का वैल्यू पता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से हाइट। तो 4900 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mgh, और h का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो 4900 इज इक्वल्स टू m का वैल्यू है 50, g का वैल्यू होता है 9.8 और h का वैल्यू आपको फाइंड। तो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4900 और डिवाइडेड बाई 50 इंटू 9.8। तो अब देखिए यहाँ से 0 हटेगा, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो एक और 0 लगेगा। यहाँ एक 0 से एक 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे इसको लिख सकते हैं, तो 49 इंटू 100 लिख सकते हैं
और डिवाइडेड बाई 5 इंटू 98, तो 49 टू जा 98, और 5 से ही कट जाएगा कितना से 20 टाइम्स, तो ये कितना 2 से 10 आ गया, यानी 10 मीटर का हाइट होगा, यानी 1 ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन।